अच्छा, तो आज का हमारा डे फर्स्ट ग्रामर का है। तो डे वन, तो आज का हमारा टॉपिक हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे ग्रामर के अंदर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रामर कहते कैसे हैं। तो ग्रामर किसी भी ज़बान के अंदर बोलने के उसूल को कहते हैं। किसी भी ज़बान के बोलने के उसूल के लिए ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक शुरुआत उसकी होती है वो होती है अल्फ़ाबेट्स से। अल्फ़ाबेट्स से ग्रामर की शुरुआत होती है और अल्फ़ाबेट्स का हमारे पास दूसरा नाम जो होता है इसको ग्रामर की ज़बान में एक दूसरा नाम हम देते हैं लेटर्स का। तो लेटर्स और अल्फ़ाबेट दोनों एक ही चीज़ है। लेटर्स और अल्फ़ाबेट दोनों एक ही चीज़ हैं। अल्फ़ाबेट्स कहते किससे हैं? अल्फ़ाबेट्स तो आसान सा हैं, ए से लेकर जेड तक इनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो इसकी बुनियादी तौर पर हमारे पास दो किस्में होती हैं, दो टाइप्स इसकी होती हैं। एक को हम कहते हैं वावल्स और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। बुनियादी तौर पर हम अल्फ़ाबेट्स को या लेटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं वावल्स और दूसरे को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब वावल्स हमारे पास 5 होते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम कहते हैं वावल्स। जबकि टोटल अल्फ़ाबेट्स की तादाद हमारे पास होती है 26। तो जब हम 26 से 5 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास जो 21 बचते हैं उनको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ तक हमारे पास बुनियादी चीज़ ये हो गई कि अल्फ़ाबेट्स ग्रामर का आगाज़ हैं, जिसका दूसरा नाम हमारे पास लेटर्स हैं। लेटर्स हमारे पास ए से लेकर जेड तक होते हैं और इसकी तादाद हमारे पास 26 हैं। इसको ग्रामेरियन ने दो बुनियादी हिस्सों के अंदर तकसीम किया है, जिसको एक को हम वावल कहते हैं, दूसरे को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। वावल की तादाद हमारे पास 5 होती है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, जबकि कॉन्सोनेंट की तादाद हमारे पास 21 होती है। अब इसको हम मजीद दो हिस्सों में और डिवाइड करते हैं। जो हम इसको में से एक को कहते हैं स्मॉल लेटर्स और दूसरे को हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स। यानी इनके लिखने के तरीके, इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। लिखने के तरीके भी इसके दो किस्म के होते हैं। स्मॉल लेटर्स यानी मिसाल के तौर पर इस तरीके से ए, बी, सी से लेकर एक्स, वाई और जेड तक। एक तरीके इसका ये है यानी स्मॉल अल्फाज के अंदर। दूसरा इसका कैपिटल है, यानी हमारे पास ए, बी, सी से लेकर एक्स, वाई और जेड तक। ये इसका हमारे पास एक सेकंड टाइप है। फिर मजीद स्मॉल लेटर्स को, चूंकि कैपिटल तो हमारे पास सारे ऊपर के 3 वाले लाइंस के अंदर आते हैं, यानी हमारे पास जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ये वाले, ये ऊपर के 3 के लाइंस में सब के सब आते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक सारे कैपिटल लेटर के अंदर हम इनको ऊपर के 3 लाइनों में लिखते हैं। लेकिन फिर स्मॉल लेटर को मजीद हमने लिखने के अंदाज के मुताबिक 3 हिस्सों में इसको तकसीम या क्लासीफाई किया हुआ है, जिनमें से एक को हम कहते हैं स्काई लेटर्स, दूसरे को हम कहते हैं ग्राउंड लेटर, या इसका दूसरा नाम हमारे पास ग्रास लेटर्स, और तीसरा हमारे पास रूट लेटर्स कहलाता है। ये 3 इसके लिखने के हमारे पास स्मॉल लेटर्स के 3 तरीके होते हैं, यानी छोटे ईबीसी जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि इसको हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं, मजीद क्लासीफाई कर सकते हैं। इसका मैं एक आपके लिए डेमो देता हूं यहाँ पे लाइन के अंदर। जिस तरह हम इस ए को हमने इस तरीके से 2 लाइन के अंदर लिखा है, फिर इसी तरीके से बी को हमने ऊपर की 3 लाइनों में, फिर सी को दरमियान के 2 में, फिर इस तरीके से डी, फिर ई, फिर एफ, फिर हमारे पास जी, फिर हमारे पास एच, फिर आई, फिर हमारे पास जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू,
R S T U V W X Y और Z। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको भी तफसील से देखें तो टोटल तो हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। जिस तरीके से हम A, C, E इस तरीके से I वगैरह को देख लें तो इनको हमने दरमियान के 2 लाइंस में लिखा है, और B, D, F, H वगैरह को हमने ऊपर के 3 लाइनों में लिखा है। इसी तरीके से H, J, P, Q और Y को हमने नीचे की 3 लाइनों में लिखा है। तो स्काई लेटर्स उन लेटर्स को कहेंगे कि जिसको हम ऊपर के 3 लाइनों में लिखेंगे, यानी जिसको हम ऊपर के 3 लाइनों में लिखेंगे तो उनको हम कहेंगे स्काई लेटर्स। तो स्काई लेटर्स की तादाद भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, फिर हमारे पास 5, 6 और 7, यानी 7 हमारे पास स्काई लेटर्स वाले हैं, यानी इसको हम ऊपर के 3 लाइनों में लिखते हैं। फिर हमारे पास ग्राउंड लेटर या ग्रास लेटर, जिसको हम ज़मीनी अल्फाज या ज़मीनी हुरूफ कहते हैं, उनको हम दरमियान के 2 लाइनों में लिखेंगे और उनकी तादाद हमारे पास A 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 हमारे पास ग्राउंड या ग्रास लेटर्स हैं। और फिर रूट लेटर जिनको हम नीचे के 3 लाइनों में लिखते हैं तो उनकी तादाद हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो अगर इन सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 26 आता है। यानी ये क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स को हमने इस तरीके से क्लासिफाई किया है कि पहले इसके 2 टाइप्स थे, वावल और कॉन्सोनेंट्स। फिर लिखने के अंदाज के मुताबिक स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। फिर स्मॉल को हमने मजीद 3 हिस्सों के अंदर, यानी स्काई लेटर्स, ग्राउंड या ग्रास लेटर्स और फिर रूट लेटर्स। इसके बाद हमारे पास जो आज का सेकंड टॉपिक है वो है वर्ड। क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स जब इकट्ठे होते हैं तो उससे वर्ड बनता है। वर्ड के 2 डिफिनीशन हो सकते हैं। एक नॉर्मल डिफिनीशन है समझाने के लिए कि एनीथिंग दैट वी स्पीक ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, यानी हर वो चीज़ जो बात करने के दौरान हम अपने मुंह से निकालते हैं, हर एक बात वो वर्ड शुमार होती हैं। कोई भी लफ्ज़ जब आप बोलने के दौरान अपने मुंह से निकालते हैं वो वर्ड होती हैं। लेकिन एक ग्रामर के मुताबिक इसका डिफिनीशन ये है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट एक ये है कि एक तो मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन होगा और साथ ही साथ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन होगा। और फिर कलेक्शन के साथ साथ दूसरे इसके अंदर पॉइंट क्या हम रखेंगे कि उसकी फिर एक स्पेसिफिक मीनिंग भी होनी चाहिए, यानी हैविंग मीनिंग, हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग, उसकी खास मानी भी होनी चाहिए। तो तब हमारे पास वो वर्ड शुमार होगा। मिसालों से हम फिर इसको समझ भी लेते हैं। हमारे पास कलेक्शन होगा किस चीज़ का, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स का होगा, कि इन्हीं में से यानी ए से लेकर जेड तक मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स कंबाइन होंगे लेकिन मुख्तलिफ। और फिर दूसरा पॉइंट इसके है कि हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग, और फिर उस कलेक्शन के अल्फ़ाबेट के कलेक्शन का एक खास मीनिंग भी होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम डिफरेंट को हटा लें, अगर हम सिर्फ यहाँ पे लिख लें कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स तो हमारे पास सारे अगर हम लिख लें कि ए फिर बी सी, तो ये तो कोई वर्ड नहीं बनता। यानी हमारे पास शर्त इसके अंदर क्या होगी कि डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स का पहले कंबाइन होना ज़रूरी है। जिस तरह हमारे पास अगर हम लिख लें कि BOOK, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स भी हैं और फिर इन्हीं डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स का एक ख़ास मतलब भी है। अगर हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट हटा लें कि हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग, तो फिर भी हमारे पास ये डिफिनीशन गलत हो सकता है। किस तरीके से, यहाँ पे भी आप देख लें कि X P Y U M N, अब यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स तो डिफरेंट हैं लेकिन इन डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स का कोई ख़ास मीनिंग नहीं है। ये
कोई खास मीनिंग नहीं रखता, तो इस वजह से हमारे पास ये भी वर्ड नहीं होगा। वर्ड की डिफिनीशन में ये 2 पॉइंट्स जरूरी हैं कि एक तो डिफरेंट अल्फाबेट्स होने चाहिए, एक तो डिफरेंट अल्फाबेट्स होने चाहिए, और फिर उन डिफरेंट अल्फाबेट्स की कॉम्बिनेशन का एक खास मतलब भी होना चाहिए। जिस तरह बुक डिफरेंट अल्फाबेट्स का मजमूआ है, और बुक का मतलब भी खास है, किताब या स्कूल भी आप लिख सकते हैं, किसी लड़के का नाम भी लिख सकते हैं, किसी जगह का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स होती हैं, और उन्हीं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स का एक खास मतलब भी फिर उसका होता है। तो ये हमारे पास हो गया वर्ड। और आज के सेशन का जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है सेंटेंस और फ्रेज के दरमियान डिफरेंस। तो सेंटेंस और फ्रेज, इसमें एक छोटा सा फर्क है दरमियान में, क्योंकि सेंटेंस के अंदर भी हम ये लिख सकते हैं कि नंबर 1 पॉइंट में हम इसको लिखेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि सबसे पहला पॉइंट आप क्या रख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम मैनर। यही डिफिनीशन आप फ्रेज के अंदर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही पॉइंट इसका हो गया, यानी फर्स्ट पॉइंट दोनों का सेम हो गया कि इसमें भी सेंटेंस के अंदर भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, और फ्रेज के अंदर भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर आप लिखते हैं कि गिविंग कंप्लीट सेंस भी आप लिख सकते हैं, या आसान सा लफ्ज अगर आप तलाश करना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि गिविंग कंप्लीट मीनिंग, या सेंस भी आप लिख लें, क्योंकि अक्सर बुक्स के अंदर सेंस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। सेंस भी लिख सकते हैं, आइडिया भी लिख सकते हैं, थॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर फ्रेज के अंदर फिर दूसरा पॉइंट इसका मुख्तलिफ होगा। फ्रेज के अंदर कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं दिया जाएगा, यानी आप पूरे मतलब इसका आप नहीं समझेंगे। मिसाल आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे इनकम्प्लीट मीनिंग इसमें होता है, इसमें मीनिंग कंप्लीट आपको नहीं होता, इसमें आपका जो मीनिंग होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो इसका अगर आप पूरा मतलब समझना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। अब वही बात है फिर वर्ड्स की तरफ, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट अल्फाबेट्स, यहाँ पे हमने लिखना है डिफरेंट वर्ड्स, क्योंकि अगर आप लिखेंगे कि सिर्फ वर्ड्स तो इसमें सेम भी आ सकते हैं। जिस तरह अगर आप सिर्फ अली को ले लें तो अली या इससे तो फिक्र नहीं बनता ना, यानी हर एक वर्ड दूसरे वर्ड से मुख्तलिफ होना चाहिए। जिस तरह अली इज अ बॉय, अब अली अलहदा वर्ड है, इज अलहदा वर्ड है, ए अलहदा वर्ड है, और बॉय अलहदा वर्ड है, तो इसका फिर एक खास मीनिंग भी होना चाहिए, ठीक है ना, अल्फाज आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और फ्रेज के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज इकट्ठे होंगे, लेकिन उससे आपको पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा, जबकि सेंटेंस में आपको पूरा मतलब समझ में आएगा। इसका आसान सा फार्मूला ये है, अगर बिल्कुल आपको मसला हो सीखने में, इसको याद करने में, तो इसका सबसे आसान फार्मूला क्या है कि इसमें आप फार्मूला लिख सकते हैं नंबर 3 पॉइंट के अंदर के S प्लस V प्लस O। अब ये क्या चीजें हैं? S का मतलब सब्जेक्ट, फिर V का मतलब वर्ब, और O का मतलब ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का मतलब फाइल, काम करने वाला भी होना चाहिए, वर्ब फेल, काम भी इसके अंदर होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट और जिस पर काम किया जाए मफऊल वो भी होना चाहिए। लेकिन फ्रेज को डिफरेंशिएट करने के लिए फार्मूला हम क्या बनाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब ओनली, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अक्सर फ्रेज के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आता और सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। अब यही सब ऑब्जेक्ट का सारा यानी मसला है हमारे पास। अगर ऑब्जेक्ट ना हो फिक्र के अंदर तो हमें मतलब पूरा समझ में नहीं आएगा। अब हम कुछ इसकी मिसालें देख लेते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूं कि सलमान ईट्स एन एप्पल, या हम एक और लिखते हैं कि अली प्लेज, या हम लिखते हैं कि सलमा washes the clothes। अब आप इन मिसालों को देख लें। पहले फिगर के अंदर हमारे पास सलमान
एक लड़के का नाम इस्तेमाल हुआ है जो यहाँ पे काम करने वाला है, तो सलमान को हम डिनोट करेंगे एस के लिए, यानी ये सब्जेक्ट है हमारे पास, फिक्र के अंदर सब्जेक्ट आ गया। ईट्स क्या मतलब इसका होता है, खाना, किस चीज को खाना, तो ये काम हो गया, तो यानी ये हमारे पास हो गया वी। एन एक के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे पास आर्टिकल है आगे आएगा, और एप्पल सेब है, इसके ऊपर काम हो रहा है, सेब को खाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको देखें, सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, यानी फिक्र हमें पूरा समझ में आ गया। तो अब ये सेंटेंस शुमार होगा, फ्रेज शुमार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रूल पढ़ा है ना कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देख लें, अली हमारे पास सब्जेक्ट है, अली हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी काम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लेज, खेल रहा है, यानी मतलब इसका हो गया कि अली खेलता है, अली खेलता है, तो ये हमारे पास वर्ब हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लें तो आगे फिक्र खत्म है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। हमें ये तो पता है कि अली एक लड़का है, वो खेलता है, लेकिन क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, उसका हमें पता नहीं है। तो ये हमारे पास सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट मीनिंग है, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल, फिर सलमा एक अभी लड़की का नाम है, क्योंकि हमारे पास ये हो जाएगा सब्जेक्ट, काम करने वाली हो गई। फिर वाशिज, धोना, धोना हमारे पास काम है, तो वर्ब बन जाएगा। दी हमारे पास फिर स्पेसिफिक आर्टिकल आएगा, आप देख लें आगे आएगा फिर, और फिर क्लॉथ्स हमारे पास फिर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो अब सलमा एक लड़की है जो धोने का काम करती है, कपड़ों के धोने का। तो अब कपड़े के धोने का काम कर रहे हैं, तो कपड़े हमें पूरा मानी समझ में आ गया कि ये कपड़ों के धोने का काम करती हैं, कपड़े धोती हैं। तो फिर यहाँ पे एस, वी और ओ का फॉर्मूला पूरा हो गया, तो ये भी हमारे पास सेंटेंस शुमार होगा। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यानी सिंपल ये है कि अगर आप उनसे किसी फिक्र के अंदर ऑब्जेक्ट को निकालेंगे, यानी मानिए आपको पूरा समझ में फिर नहीं आएगा, तो ऐसे सेंटेंस इस तरह फिक्र को हम सेंटेंस नहीं शुमार करेंगे, बल्कि इसको हम फ्रेज कहेंगे।